एमपी का मैनिफेस्टो लगातार जारी है और आप देख पा रहे हैं कि हम जनता के सभी मुद्दे जवाबदारों के बीच रख रहे हैं और वो जवाब भी उन जनता के सभी मुद्दों का देते नजर आ रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने अगला कार्यक्रम, अपना अगला सेशन शुरू करेंगे। मैं आग्रह करूंगी हमारे हाई एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी से और इसके साथ ही माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर कमल पटेल जी से कि वो मंच पर आए। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी भी मंच पर आए और इसी के साथ में इस सेशन को वो आगे बढ़ाएं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। किसी भी समाज का जो आधार होता है वो शिक्षा और एग्रीकल्चर दोनों ही जो पार्ट हैं वो होते हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कमल पटेल जी दोनों इस खास सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये बात करते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ है, एक समाज का आधार है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब हम देखते हैं कि शिक्षा को लेकर किए गए जो काम हैं या जो मुद्दे हैं उनकी उतनी चर्चा नहीं होती बजाय जो बाकी के मुद्दे हैं उनके मुकाबले में। देखिए, दोनों तरह की बात है। ये बात सही है कि आज के दौर में हमारे लिए जो शिक्षा का महत्व है सामाजिक दृष्टि से वो स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी देश की, प्रदेश की अगर इनाल ग्रोथ मानेंगे तो हमारे अपने देश के अंदर आज़ादी के बाद से ही लगभग 70 के 80 के दशक तक गरीबी हटाओ की बात करते थे। ये मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यथार्थ है कि हमारे यहाँ देश के 50 साल बाद तक अगर आम आदमी को रोटी की व्यवस्था के लिए कोई बात करना पड़े किसी सरकार को, या गरीब आदमी की न्यूनतम जरूरतों के बारे में बात करना पड़े, कैसा दुर्भाग्य का समय था। और बड़ी बेशर्मी से एक के बाद एक कांग्रेस सरकारें बनाते रही। इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबी हटाओ की बात करते करते राजीव जी चले गए, मनमोहन सिंह जी आ गए, लेकिन गरीबी वाला मामला क्या रहा। लेकिन उसके उल्टे 2014 से जो दिन पलटे हैं, आप देखिए एक बात कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पूरे दुनिया का एकमात्र देश अपना भारत है जिसने 80 करोड़ लोगों के लिए ये जो कठिनाई थी घर में रोज कमाना रोज खाना, घर में दाना नहीं हो तो भूखे पेट सो जाना, ये पद्धति बदल दी। और केवल घर में अनाज नहीं, गरीब आदमी जीवन भर सपना एक मकान का देखता था, गांव का हो शहर का हो, उसको मकान मिल गया, उसको शौचालय मिल गया, उसको गैस कनेक्शन मिल गया, उसके जीवन के 5 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी मिल गई। आप ये इनाल देखेंगे तो लगभग देश का 60 करोड़ आम आदमी इससे लाभान्वित हो रहा है। तो ये बहुत चमत्कार जैसी बात हो गई। और आप इसके उल्टे देखिए, 2014 के पहले ये देश की आधी से ज्यादा आबादी का दुनिया के अंदर पहला अपना देश था जिसका अर्थतंत्र से कोई लेने देना नहीं, उनके बैंक अकाउंट नहीं। देश की 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का अगर बैंक अकाउंट नहीं था तो एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में उनका कोई रोल ही नहीं था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमने उस तरह से भी माननीय मोदी जी ने उस पर ध्यान दिया। उल्टे नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू की है, उस नई शिक्षा नीति को भी रोजगार परक शिक्षा नीति, न कि डिग्री परक, जो लॉर्ड मैकाले 1832 में शिक्षा नीति लेकर के आए थे, अंग्रेजी प्राधान्यता होते हुए और डिग्री से सर्विस की गारंटी वाली, 47 से लेकर के लंबा समय निकल गया। इस बारे में केवल 2 बार बात आई है, 86 में बात आई है और 96 में बात आई है, लेकिन करा कुछ नहीं। तो ये जो बदलाव आया है माननीय मोदी जी के द्वारा कि हमारी शिक्षा भी हमारे युवाओं के जीवन में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाए, उनके व्यक्तिगत जीवन में वो कोई रोल अदा करे, सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्व हो, शासन और प्रशासन की दृष्टि से उपयोगी हो, तो शिक्षा भी उसके जीवन में बदलाव लाए, समाज में योगदान दे और स्वयं को संतुष्टि भी हो। तो अब आज के दौर में, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि जब पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी 2020 की, तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी होगी। मेरे मित्र कमल पटेल जी बैठे हैं, कृषि मंत्री, मैं इनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हमारा प्रदेश का एकमात्र ये प्रदेश देश का है जो कृषि को हमने सामान्य शिक्षा में आपकी अनुमति से अंदर लिया है। इसका बदलाव क्या आया है
इसका बदलाव यह आया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ जो जबरदस्त हुई आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई। तो विद्यार्थी कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए वो अलग से एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, अलग से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम करेगी। इसकी जरूरत के बजाय हमारे सामान्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय में भी कृषि की शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो वो अपनी खेती तो अच्छी कर लेगा, वो अपनी बागवानी तो कर सकता है। समग्र तौर पर अगर सब कुछ पढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर वो फायदेमंद साबित होता ही है। मैं कमल पटेल जी से पूछना चाहूंगा कि अनाज की भी बात हुई, किसानी की भी बात हुई, क्या कुछ आकलन आप करते हैं पिछले जो पूरा आपका कार्यकाल रहा बतौर कृषि मंत्री का? देखिए, आजादी के 75 वर्ष हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है। ये देश गांव का देश है, ये देश किसानों का देश है। जहां आजाद हुआ था भारत, उस समय 80% लोग गांव में रहते थे, 20% लोग शहर में रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिनके हाथ में सत्ता आई आजादी के बाद, वो लगातार 50-60 साल तक राज किया, लेकिन उन्होंने न गांव की चिंता की, न किसानों की चिंता की, न गरीबों की चिंता की। देखिए, भारत को 2 भागों में बांट दिया, इंडिया और भारत। शहर 20% लोगों के लिए 80% बजट खर्च होता था कांग्रेस की सरकारों में 50 साल, और जहां 80% लोग हैं वहां 20% खर्च होता था। इसलिए गांव में ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, ना रोजगार। शहर के अंदर 20% लोग हैं, बजट का 80% खर्च होता है। जब पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने 98 में, उन्होंने जो बजट पेश किया, उन्होंने कहा ये विकास उल्टा चल रहा है, इसको सीधा करो। उनका जितनी जनसंख्या गांव में है उतना गांव में खर्च होगा, जितनी शहर में उतना शहर में। लेकिन आजादी के बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब 68% गांव में बचे थे, 32% शहर में आ गए। तो उन्होंने बजट का 32% शहर में, 68% गांव में। इसलिए गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई। नहीं तो किसानों को तो साहूकारों के चंगुल में फंसा रखा था, जिसमें कि मूलधन से ज्यादा कई गुना ब्याज हो जाता था। किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मर जाता था, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाता था, घाटे की खेती करता था। गांव के अंदर, गांव में हमारे मकान है, आबादी, गांव काय में बसता है आबादी में। लेकिन आबादी में मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के समय से हम रहते आए। लेकिन जिस जगह में हम मकान है हमारा, उसके मालिक नहीं है, कानूनन कोई दस्तावेज नहीं है। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं राजस्व मंत्री बना, और गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिनने गांधी जी के नाम पर 50-60 साल राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। गांधी जी के सपनों को भी हमने साकार किया कि जब मैं राजस्व मंत्री था तो हरदा के मसन गांव और भाट परेटिया 2 गांव को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर गांव में जो आबादी में बसते हैं, जितने गरीब, मजदूर, किसान, मंदिर, उनको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका बनाकर उनको मालिकाना हक दिया, जिससे वो कोर्ट में जमानत करा सके, वो लोन ले सके, जितनी प्रॉपर्टी उनकी कलेक्टर गाइडलाइन से प्लाट की कीमत है, लिमिट उनकी बन सके और सॉल्वेंसी बन जाए, ताकि वो भी उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय कर सके। नहीं तो कांग्रेस के राज में शहर के लोगों को ही लोन लेने का अधिकार था, जमानत का अधिकार था, लिमिट होती थी। इसलिए मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति होकर गांव पिछड़ गया। किसान को सिर्फ खेती करने के लिए ऋण मिलता था, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर। मैं किसान हूं। मैं 93 में जब विधायक बना, मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे कोल्ड स्टोरेज बनाना है, मुझे लोन दो। तो बोले कि गारंटी में प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा मेरी जमीन है 200 एकड़, वो रख लो। मेरा मकान है गांव का, रख लो। बोले गांव की कोई वैल्यू नहीं। शहर में प्रॉपर्टी है कि आपके पास? मैंने कहा नहीं है। तो बोले नहीं मिलेगा। उसी दिन मैंने तय किया कि जिस दिन मेरे पास अधिकार आएगा मैं उसको करूंगा। हम विपक्ष में थे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री, विधानसभा में उठाते थे कि गांव की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब मैं राजस्व मंत्री बना तो गांव का प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बनाई, और वो मोदी जी ने पूरे देश में लागू की। इस स्वामित्व योजना से गांव के लोग अब खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेंगे। गांव से जो पलायन होता है वो रुकेगा। गांव की तकदीर तो सिर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी, और गांव सोने की चिड़िया बनेगा। क्योंकि गांव में ही जब इंडस्ट्री लगेगी, किसान के बेटे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो खुद उद्योगपति बनेंगे, तो उनको अपने पैर पे खड़े होने का मौका मिलेगा, वही लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव और शहर का भेद खत्म हो जाएगा और देश आत्मनिर्भर होगा। ये मोदी जी का हमने किया है आजादी के। कमल पटेल जी, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं निश्चित तौर पर जिसमें ये कहना होगा कि मध्य प्रदेश रोल मॉडल बना है, जिसमें हम एग्रीकल्चर की बात कर लें या लाडली लक्ष्मी लाडली बहना जैसी योजनाओं की बात कर लें। मोहन यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप सब जो नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं। हर बार एक मुद्दा जब आप लोग सत्ता में आते हैं तो उठता है कि जो छात्र संघ के चुनाव हैं
वो कब होंगे। मुझे याद है कि जब पिछला आपका 2018 के पहले की सरकार थी, जयभान सिंह पवैया जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ आपसे, आपके संगठन से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है उनका, और उन्होंने अनाउंस किया था कि जल्दी ही किए जाएंगे। लेकिन एक लंबा वक्त गुजर गया, विधानसभा के चुनाव फिर आ गए। ये योजना क्यों नहीं बन पाती तब, जबकि आप लोग ये कहते हैं कि युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, युवा आगे आना चाहिए। तो ठीक है, हर क्षेत्र में युवा आगे आए, तो राजनीति में युवा फिर कैसे आगे आएंगे? देखो, संक्षेप में अगर अब बात चाहेंगे तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। कमल जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि जब हमारी सरकार 2020 में बनी और मार्च में 2000 बनने के तुरंत बाद 15 जुलाई के आसपास हम मंत्री बने, और वो 2.5 साल लगभग कोविड में चले गए, बचा आखिरी साल, और आखिरी साल में चुनाव, मेन चुनाव आ गए। तो स्वाभाविक रूप से हमको अभी अपना बाकी जिंदगी को सामान्य करने के, व्यवस्थाओं को लागू करने के ये 1-1.25 साल ही मिला है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लागू करेंगे। एक जरूर मैं बात कहना चाहूँगा, हमारे समय के छात्र संघ चुनाव और आज के चुनाव, उस समय के कैंपस और आज के कैंपस में जमीन आसमान का अंतर है। वो ऐसा है कि हमारे समय ये 74 अमेंडमेंट नहीं था, इसलिए स्थानीय निकाय के कोई चुनाव रेगुलर नहीं हो पाते थे। पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर परिषद के, गांव हो या शहर, तो यूथ लीडरशिप को केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही वो अपनी जगह बना पाते थे। आज का दौर में वो बदल गया है। अब क्या हो रहा है कि 21 साल की उम्र में वो किसी भी स्थानीय निकाय में वो पार्षद बन सकता है, सरपंच बन सकता है। तो लीडरशिप के नाते से तो हमारा लोकतंत्र समृद्ध हुआ है, इसलिए स्टूडेंट लीडरशिप से उसको लोकतंत्र का परिचय कराना, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये स्टूडेंट लीडरशिप से कोई हमारे लिए यूथ लीडर बन के नहीं आना, ऐसा नहीं। आप इसके उल्टा आप देश भर में अभी उदाहरण देख लीजिए, माननीय कैलाश जी उसके गवाह है, वो नगर निगम में पार्षद बन करके निकल के आए थे। हमारे देवेंद्र फडणवीस 26 साल में महापौर बन गए थे, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। तो जो स्थानीय निकाय ने भी जबरदस्त जो क्रांति की है, तो इसने काफी हद तक उस कमी को तो पूरा किया। लेकिन मैं इससे सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। तो कोई प्लानिंग आपकी ऐसी की आपने, या नेक्स्ट टाइम अगले सत्र में करेंगे, अगले सत्र में। कमल पटेल जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा। जो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो किसान तो हम देखते हैं कि हर चुनाव में सेंटर में होते हैं। एक सवाल या कहें कि एक कटाक्ष आप लोगों पे किया जाता है, खासतौर से विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, कर्जदार आप लोग किसानों को बना दिए। कर्ज माफी का मुद्दा 2018 के चुनाव में रहा, इस बार भी कांग्रेस कह रही है कि कर्ज माफी उनके घोषणा पत्र में शामिल रहेगी। देखिए, धोखा देकर एक बार चुनाव जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। कांग्रेस ने पिछले बार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। उन्होंने कहा किसान के ऊपर लोन है, हर किसान कर्जा आ रहे। मैं किसान हूं, मेरे ऊपर भी कर्ज है, 20 लाख रुपए में केसीसी लेता हूं, लेकिन भर देता हूं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम माफ कर देंगे 2 लाख का कर्जा 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो लोगों के ऊपर भी वचन दिया, घोषणा पत्र पर तो विश्वास ही नहीं हो। कमलनाथ ने कहा आज तक कांग्रेस ने कौन सी घोषणा का पूरा किया जो घोषणा पत्र पर विश्वास होगा। इसलिए घोषणा पत्र नहीं रखा जाए, वचन पत्र रखा जाए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भारत देश है, राम का देश है, इस पर वचन पे विश्वास करेंगे। उसने वचन देकर, इन्होंने धोखा देकर चुनाव जीत लिया, लेकिन 15 महीने में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। एक महिलाओं से कहा स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण लिया, उन्होंने सोचा तो उनके वोट प्राप्त कर लिए। विधवा, दिव्यांग, वृद्ध और निराश्रितों को कहा कि तुम्हारी पेंशन हम 1000 कर देंगे, लेकिन नहीं की। और बेरोजगारों से कहा रोजगार देंगे नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे ढोर चराने वालों, नहीं दिया। दैनिक वेतन भोगी का रेगुलर कर देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। और इस बार ये कितनी घोषणा करें, वचन दें, उल्टे नाक रगड़ रगड़ के भी करेंगे तो जनता इन पे विश्वास करने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उसके विपरीत, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने किसानों की क्या समस्या, किसान घाटे की खेती क्यों कर रहा है, उसका अध्ययन किया और उनको पता लगा कि किसान घाटे की खेती इसलिए करता है कि किसान 76% किसान सीमांत और लघु है। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। 1,03,000 मध्य प्रदेश में किसान है, उसमें से 48 लाख किसान 1 हेक्टेयर से नीचे है, 2.5 एकड़ से नीचे है। 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के हैं, और 33 लाख किसान 5 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में, और 25 एकड़ से ऊपर मेरे जैसे किसान मात्र 63,000 है, यानी 0.63%। लेकिन सारी योजनाओं का लाभ ये 0.63% ही लेता है। केसीसी का लाभ ये लेते हैं,
बाकी सुविधाओं का लाभ ये लेते हैं। और इसलिए मोदी जी ने ये 76% किसान जो कर्ज में पैदा होते थे, जीवन भर मेहनत करके ब्याज साहूकारों को और बैंक का दे दे के परेशान होते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते थे, इनकी मुक्ति का, इनकी आजादी की व्यवस्था की किसान सम्मान निधि। ये 2-2 हजार करके 6,000, ये 74 लाख किसानों के लिए वरदान है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमने 2-2 हजार करके 6,000 प्रदेश सरकार में। उदाहरण सही बताना चाहता हूं कि मैं मान लो मैं आदिवासी हूं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, और चारों बेटों की शादी हो गई, चारों को 1-1 एकड़ हिस्से में आई, 1 एकड़ मेरे हिस्से में आई। मैं पहले केसीसी मेरे होते नहीं थे, होते थे तो डिफॉल्टर हो जाता, तो साहूकारों के चंगुल में जाता था। गरीब किसान को कोई 1 रुपए 2 रुपए सैकड़े में ऋण नहीं देता, बल्कि 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए महीना, और इसके कारण किसान कर्ज में रहता था। लेकिन मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए जब दिए, उसके कारण न तो उसको साहूकार के चंगुल में जाना है, न बैंक के कर्ज लेना है, उससे खाद बीज दवाई पूरी हो जाती है। और ये 76 लाख किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि आई है, उस दिन से कर्ज मुक्त हो गए, साहूकारों के चंगुल से आजाद हो गए, और इनकी खेती 0 बजट की हो गई, और इसलिए पूरा लाभ मिल रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जब कमलनाथ थे तो 63 लाख मेट्रिक टन एमएसपी पे गेहूं खरीदा गया, और जब हम आए तो हमने 2021 में 1,29 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा। तो एक साल में कोई गेहूं उत्पादन इतना नहीं बढ़ा। सिर्फ जो 76 लाख किसान थे वो कभी एमएसपी पे बेचा नहीं, क्योंकि कर्जदार उसको पहले ही फसल आते से बिक जाती थी वहीं से खेत से, औने पौने भाव में। उन किसानों ने चूंकि कर्ज लिया नहीं, तो उनको किसी को कर्ज देना नहीं, तो उन्होंने फसल रोकी और उन्होंने एमएसपी पे बेचा। तो इस प्रकार 2 गुना जो मोदी जी की आय का था किसानों की, वो मध्य प्रदेश में हमने पूरा करके दिखाया। और हमने ऐसी नीति बनाई, सुनिए, एक मिनट, चना सरसों मसूर गेहूं, देखो किसान की बात कर रहा हूं मैं, ये रबी की फसल है। सरकार 1 अप्रैल को गेहूं खरीदना शुरू करती थी एमएसपी पे, लेकिन चना सरसों मसूर आ जाता फरवरी में, खरीदती थी मई में, और इसलिए किसान औने पौने भाव में बेचता था, एमएसपी से 1,000-1,500 रुपए नीचे। हमने 15 मार्च से खरीदी शुरू कर दी। 1 हेक्टर में 15 कुंटल चना और 13 कुंटल सरसों खरीदते थे, हमने 20-20 कुंटल कर दिया। कमलनाथ जी ने अपने 19 कुंटल किया, पूरे प्रदेश में 15, हमने पूरे प्रदेश में 20-20 किया। और इसलिए जब पहले हम फसल खरीदने लगे तो किसान मंडी में नहीं गया, एमएसपी पे आया, तो मांग बढ़ी, तो एमएसपी से जो नीचे रेट था वो ऊपर हो गया, और उसके कारण 10,000 करोड़ किसान को ज्यादा मिला। आप लोगों ने जो काम किए हैं, और इसलिए मोदी जी का सपना हमने साकार किया। जी। मोहन यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आज मोदी जी भी आए, आप लोगों ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली इस बार, हालांकि सभी नेता उसमें शामिल हुए, आप भी शामिल थे, तो ये जो चुनाव से पहले अगर हम बात करें जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि कितना उसका असर अब होगा? क्योंकि आप लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे, और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इस वाले चुनाव का, 2023 का। देखिए, एक बात आपकी जानकारी में रहना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ता और कार्यक्रम आधारित पार्टी है, जो अपने कार्य से जनता के बीच कार्यक्रम बना करके जाकर के जनता को अवगत भी कराती है, और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से जनता में सक्रिय रखने का काम भी करती है। और आप जानकारी आपकी होगी सही कि हमारी सरकार ने चौड़े चौगान यशस्वी गृह मंत्री की मौजूदगी में सरकार के द्वारा किए गए काम का ब्यौरा हमने रिपोर्ट कार्ड के नाते से रखा था, और रिपोर्ट कार्ड रखने के बाद जनता के बीच हमने जो काम किया उसमें फिर एक बार भाजपा सरकार एक बार आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में गए। ये वही कर सकता है जिसको जनता पे भरोसा हो, जनता का दिल जीतना जानता है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना से 5 अलग अलग यात्रा निकाल करके सफलता के साथ, और लक्ष्य रखा कि 22 तारीख तक यात्राओं का समापन करके कार्यकर्ता महाकुंभ करेंगे। हमने सफलता के साथ महाकुंभ करके माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जनता का आशीर्वाद हमको मिला, ये हमने आंखों से दिखा दिया। अभी कांग्रेस करके दिखाए ना, कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा में एक सभा नहीं कर पा रही, वो कह रहे हम नुक्कड़ सभा करेंगे, क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे। काय का आक्रोश, जनता हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही, तो उनकी हालत खराब हो गई। और कांग्रेस का बूढ़ा नेतृत्व न तो अपनी शक्ति को नीचे विकेंद्रीकृत करना चाहता है, ना वो उसको आपस में ही उनको लग रहा है कि कोई दूसरा श्रेय नहीं ले ले, तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को लगा दिया काम पे, और खुद बड़े नेता अपने ढंग से सीट बांटने लग गए। आप लोग कहते हैं कि उन्होंने कॉपी कर ली आप लोगों का जो। हाँ, ये तो आपने सही पकड़ा कि कॉपी कर ली, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए ना, अकल नहीं है।
तो क्या लगता है कि जन आक्रोश उनको कुछ फायदा होगा, क्योंकि उनका जो नहीं, पैटर्न था पिछली बार का रैली का था, इस बार जैसे अब 5 यात्राएं निकली हैं इसी तरीके से। मैंने फिर दोबारा दोहराया कि आपने जन आक्रोश यात्रा की घोषणा करी, कांग्रेस के नेताओं का आक्रोश फूट पड़ा कि कब युवाओं को काम दोगे, तो तब जाकर के जीतू पटवारी जी को वापस को चेयरमैन बनाकर दिल्ली से बड़ी मुश्किल से भेजा है। कमलनाथ जी एक दिन कोई यात्रा में सम्मिलित होने को तैयार नहीं। जनता और कांग्रेस का आक्रोश है कि कमलनाथ जी आए ना, वो अपनी बात क्यों नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं छोड़ना चाहते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जनता में नहीं आना चाहते। ये दोनों चीज कैसे चलेगी? अभी कल ही इंदौर में धक्के दिलवाए लोगों को, एक समाज के कार्यक्रम में गए, पत्रकारों से झगड़ा कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि पहले वो ये सब समझ ले कि प्रदेश की जनता किस मोड़ पे है, प्रदेश की जनता क्या चाहती है। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक सूचना हम अपने सभी दर्शकों को देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। बस एक अंतिम सवाल के साथ में समापन करेंगे। आपसे कमल पटेल जी, एक सवाल आखिरी ये है कि धर्म को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं इस बार के, और हम देख रहे हैं कि धार्मिक आयोजन खास तौर से सभी राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो करवा रहे हैं। इन धार्मिक आयोजनों को आप कहते हैं कि कांग्रेस के जो आयोजन है वो राजनीतिक हैं, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी के नेता करवा रहे हैं वो राजनीतिक है। देखिए, ये देश धर्म पर चलने वाला देश है। ये देश देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का देश है हमारे पुरखे, और इसलिए धर्म आधारित राजनीति भी होनी चाहिए ताकि सत्य काम करे, सबको साथ लेके चले। सर्व धर्म संभाव विश्व कुटुंब की बात करने वाला भारत है, और इसलिए हम तो शुरू से धर्म के अनुसार ही चलने वाले हैं। लेकिन जो नास्तिक थे वो चुनाव के कारण आस्तिक बन गए हैं। कोई राम भक्त बन गया, कोई हनुमान भक्त बन गया, कोई कृष्ण भक्त बन गया। लेकिन जनता इनको जानती है कि जो कहते थे राम काल्पनिक थे, राम सेतु कभी बना ही नहीं, मानव निर्मित नहीं है, तोड़ने के लिए चले गए थे जो कांग्रेस के नेता। अब वो राम भक्त बनता तो जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम कराया था कमलनाथ जी ने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हनुमान जी जब लंका गए तो लंका रावण की, तेल रावण का और काम राम का। तो वो आशा उनका यह था कि तुमने कमलनाथ जी मेरे को बुलाया है, लेकिन मैं तो धर्म की बोलने वाला हूं, तो खर्चा तुम्हारा, तेल तुम्हारा और लंका भी तुम्हारी, लेकिन ब्रांडिंग राम जी की कर रहे हैं। तो राम जो शुरू से है, राम मंदिर निर्माण की हमने बात की तो हमने कहा, वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बता दी, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो असली और नकली जनता पहचानती है। ठीक है, तो इस सेशन में इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तालियां हो जाए इस सेशन के लिए, और मैं आग्रह करूंगी हमारे अतिथियों से, माननीय अतिथि जी से, कि वो मंच पर कुछ देर और ठहरे। इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण जी को कि वो मंच पर आएं और हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें।